हेलो लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं अब तक। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी तक हम ऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ऑर्डर्स में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और समन्स टू द डिफेंडेंट तक पढ़ा था। आज हम प्लीडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीडिंग्स आपकी जो है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को बोला जाता है। ये ऑर्डर 6 में बताई गई है, यानी कि आदेश 6 अभिवचन साधारणतः। ये थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर है, तो इस आदेश को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। यह हमारा पार्ट 1 रहेगा। विदाउट डिले आगे चलते हैं। देखिए, ऑर्डर 6 प्लीडिंग जनरली ये बात करता है प्लीडिंग्स की। इट मीन्स कि आप प्लेंट को कैसे बनाएंगे। देखिए, जब कोई भी आप सूट फाइल करने जाते हैं कोर्ट में, तो सबसे पहले आपको एक प्लेंट ड्राफ्ट करना होता है, एक प्लेंट लिखना होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोर्ट को आप कॉज ऑफ एक्शन बताते हैं। क्या आपके साथ घटनाक्रम हुआ है, क्या आप रेमेडी चाहते हैं कोर्ट से, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। और किस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, किसके विरुद्ध आप न्यायालय के समक्ष मुकदमा लेकर आए हैं, उसके बारे में बताता है, यानी कि डिफेंडेंट के बारे में। इसमें टोटल 18 रूल है, रूल 1 से लेके रूल 18 तक। देखिए, कुछ पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पार्ट्स में क्या है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग्स, दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या रहेंगे, नेसेसरी पर्टिकुलर्स, साइनिंग एंड वेरिफिकेशन, पावर ऑफ कोर्ट टू स्ट्राइक आउट अननेसेसरी प्लीडिंग्स एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया 18 रूल्स को। और ये कैसे डिवीजन है, देखिए, जब आप कोई भी बेर एक्ट पढ़ते हैं तो उसको बाइफरकेट करें। और मैं ये कहता हूँ, जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं आप तो हेडफोन लगाकर सुने, बीच बीच में से पॉज करें, नोट्स बनाते चलें। नोट्स आपके प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग रूल 1 में बताई गई है, यानी कि रिटन ऑपरेटर, आपका रिटन स्टेटमेंट एंड प्लेंट बोथ आर प्लीडिंग। फिर आ जाइए आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, रूल 2 ने इसके बारे में बताया है। और जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं, रूल 3 से लेके रूल 13 तक, इट टॉक्स अबाउट रूल नेसेसरी पर्टिकुलर्स इन रूल 3 टू रूल 13। अभी साइनिंग एंड वेरिफिकेशन, इट मीन्स अभी प्लीडिंग्स जो होंगे कैसे साइन होनी चाहिए, किस तरह से वेरीफाई होनी चाहिए, ये रूल 14 और 15 में बताया गया है। जो अननेसेसरी प्लीडिंग्स होती हैं, मान लीजिए प्लेंट में और रिटन स्टेट में कुछ आपने ऐसी चीज़ें दी हैं जो अननेसेसरी हैं, तो कोर्ट के पास पावर है उनको स्ट्राइक आउट करने के लिए। ये रूल 16 में पावर दी गई है। कोर्ट की पावर कहाँ पे है, रूल 16 में। अमेंडमेंट की बात करेंगे तो हम रूल 17 और 18 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 6 सब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप सारे रूल्स को अच्छे से याद कर सकते हो। और जब लॉजिकली आप देखते हैं तो सारे इंटरलिंक है आपस में, आपको रटना नहीं है। यू नीड नॉट टू मग अप द रूल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। आज के वीडियो में हम पहले 3 सब पार्ट को समझेंगे, यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, और क्या क्या नेसेसरी पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं प्लीडिंग्स के अंदर, यानी कि रूल 1 से लेकर रूल 13 तक आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आप इसके साथ जरूर देखें, सो दैट कि आप रूल 14 से रूल 18 तक भी समझ पाए। आगे चलते हैं। देखिए, रूल 1 आपका यहाँ पे क्या कहता है, इट डिफाइंस द प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होती है, प्लीडिंग सेल मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो प्लेंट, जो प्लेंटिव फाइल करता है कोर्ट में, और उसके जो डिफेंडेंट होता है, उसका प्रति दावा जो देता है कोर्ट में, यानी कि उसका जवाब जो देता है प्लेंट का। प्लेंट को हिंदी में दावा बोला जाता है, रिटन स्टेटमेंट को प्रति दावा बोला जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे दोनों ही चीज़ें प्लीडिंग में आएंगी। रूल 2 यहाँ बात करेगा प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट द एविडेंस। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये चीज़ें हैं कि क्या बेसिक रूल्स क्या होंगे प्लीडिंग से। देखिए, रूल 2 को हम आगे डायरेक्ट लैंग्वेज में जाने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं किसी भी चीज़ के। प्लीडिंग के जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स नॉट द लॉ।
प्लीडिंग्स को फैक्ट बताना है, यानी कि प्लेंट में आप कोर्ट को फैक्ट बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप उसको कानून नहीं बताएंगे कि ये इस पे ये कानून लगता है, वो कोर्ट का काम है, आपका नहीं है। द फैक्ट स्टेटेड मस्ट शुड बी मटेरियल फैक्ट्स, ऐसा नहीं है आप कुछ भी बता देंगे, वो रिलेट बहुत चीज़ें रिलेटेड होती है। लेकिन जो मटेरियल फैक्ट, जो एक्चुअल जिसके ऊपर आप रेमेडी चाहते हैं, जिसके बेसिस पे आप रिलीफ की डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं मटेरियल फैक्ट्स को आपको डिफाइन करना है, उन्हीं को आप डिस्क्राइब करेंगे अपने प्लीडिंग्स में। दैट मे बी ए प्लेंट और दैट मे बी अ रिटन स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एविडेंस होते हैं उनको आप प्लीडिंग्स में नहीं शो करेंगे, ये भी इसके जनरल प्रिंसिपल में आता है। ये ट्रायल के टाइम पे चाहिए होते हैं आपके एविडेंस। ये जनरल प्रिंसिपल है कि प्लेंट जो है दैट शुड नॉट स्टेट द एविडेंस एंड द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन अ कंसाइज फॉर्म। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, कंसाइज वे में समझना है। अभी हम बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, रूल 2। एवरी प्लीडिंग सेल कंटेन एंड कंटेन ओनली, देखिए यहाँ पे इसने लिखा है कंटेन एंड कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म। हमने अभी वही बात की जनरल प्रिंसिपल में कि कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। किसकी कंसाइज फॉर्म होनी चाहिए? ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। कंसाइज फॉर्म किसकी होनी चाहिए? आपकी मटेरियल फैक्ट्स की। किसके होनी चाहिए? मटेरियल फैक्ट्स की। कौन से मटेरियल फैक्ट्स? हमने बात की थी जिन पे पार्टी जो अपनी प्लीडिंग में क्लेम और डिफेंस, या तो प्लेंट में वो क्लेम करेगा और रिटन स्टेटमेंट में डिफेंस करेगा, ऐसे मटेरियल फैक्ट्स को वहां पे बताना है आपको। एज द केस में बी, बट नॉट द एविडेंस। देखिए मैंने जो जनरल प्रिंसिपल आपसे बात की थी उन्हीं की बात कर रहा है। बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड, आपको एविडेंस नहीं बताना वहां पे। ऐसी सब रूल 2 क्या कहता है इसका कि एवरी प्लीडिंग सेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। आप देखिए जब भी कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, आप अपने ऑफिस वगैरह में भी रहे होंगे, कहीं पे स्कूल में आप लेटर्स लिखते थे, तो दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। देयर इज अ राइटिंग प्रोसीजर कि आपको कैसे कैसे लिखना है। ओके, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड एंड ईच एलिगेशन बीइंग सो फार एज कन्वीनियंट। देखिए उसमें क्या है कि आपने अलग अलग एलिगेशन लगाए हैं, तो हर एक का पैरा बनाएंगे। आपकी पैरा 1 में आपके साथ ये हुआ, पैरा 2 में लिखेंगे फिर ये हुआ। इट मीन्स आपका हर एक एलिगेशन अलग अलग होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सो फार एज इज कन्वीनियंट कंटेन इन द सेपरेट पैराग्राफ। ठीक है, जो जो आपके एलिगेशन है वो पैराग्राफ में अलग अलग होने चाहिए, नंबर्ड होने चाहिए। देखिए आप उसमें डेट्स लिखेंगे, सम्स लिखेंगे, नंबर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आपको कुछ तारीख बतानी होती है, किसी चीज़ के सम्स बताने होते हैं, इट मीन्स कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज बतानी होती हैं, नंबर्स बताने होते हैं, तो दैट शैल बी एक्सप्रेस इन प्रीडिंग इन फिगर्स। तो उसके फिगर्स में बताएंगे ना आप। मान लीजिए आपको 10,000 रुपीज़ के बारे में बताना, तो आपने लिख दिया 1000000 4 जीरो लगा दिया आपने, 10,000 हो गया। बट दैट मस्ट आल्सो बी मैंशन इन द वर्ड्स आल्सो 10,000। ओके, इट मीन्स जो भी आप डेट सम्स और नंबर्स बताते हैं वो प्लीडिंग्स में एज नंबर्स के हिसाब से भी आएंगे और एज वेल एज इन द वर्ड्स आल्सो। एक ये रूल हो गया। अब आ जाते हैं रूल 3 पे कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। देखिए इट्स वेरी सिंपल कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग क्या है। हम बात कर चुके हैं टोटल 8 अपेंडिसेज हैं हमारे सीपीसी में। सिविल प्रोसीजर कोड की जो अपेंडिक्स ए है, अपेंडिक्स ए में अगर आप देखेंगे तो आपको प्लीडिंग्स के फॉर्म्स मिलेंगे। वहाँ पे प्लेंट का फॉर्मेट मिलेगा। जब आप लास्ट में देखेंगे अपने बेर एक्ट के, तो प्लीडिंग्स दे रखे आपके अपेंडिक्स दे रखे हैं, उनमें फॉर्मेट दे रखे हैं। प्लेंट का फॉर्मेट क्या होगा, ऊपर कोर्ट का नाम होगा, फिर प्लेंटिफ, उसका एड्रेस वर्सेस डिफेंडेंट, उसका पर्टिकुलर उसका एड्रेस, इस तरह से सब रहता है उसके अंदर एक फॉर्मेट। ठीक है, कहाँ जैसे इसमें नीचे उसके साइन होंगे, प्लीडर के साइन होंगे, वेरिफिकेशन होगी, ये पूरा एक फॉर्मेट है। अगर आप फॉर्मेट देखें, आपका रूल 3 ये बात करता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल कोर्ट। देखिए प्लीडिंग के फॉर्म्स जो ऊपर है रूल 3 में, ये आपके नॉर्मल सिविल केसेस की बात है। जो 3A में बताया गया कि जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे, जहाँ पे जो फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द हाई कोर्ट रूल्स और प्रैक्टिस डायरेक्शंस मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच कॉमर्शियल डिस्प्यूट, उसके लिए अलग से हाई कोर्ट के रूल्स के अंडर बनाया गया होगा, या उस प्रैक्टिस में जो भी यूज हो रहा है वो सब फॉर्म्स यूज होंगे, कि जरूरी नहीं कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में हमारे वही फॉर्म्स यूज हो। अभी आ जाइए आप रूल 4 में, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन। देखिए हमने बात की थी कि 3 से लेकर और आपके अप टू लेकर रूल 13 तक पर्टिकुलर्स के बारे में बात की गई। तो रूल 4 से एक्चुअली स्टार्ट होता है, 3 में इसका फॉर्म्स के बारे में बताया है। देखिए पर्टिकुलर्स क्या है, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। इट मीन्स जहाँ कहीं भी जरूरत है। पर्टिकुलर्स का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल का नाम पता दे दिया वो पर्टिकुलर्स होगा, नहीं। पर्टिकुलर्स होता है कि एक्चुअली घटना कब घटी, जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है, टाइम बताना है, जगह बतानी है, उसके बारे में जो भी पर्टिकुलर्स हैं आपके घटनाक्रम के बारे में वो सब आपको बताने हैं।
The Bayer Act says here, in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary. मान लीजिए कोई मिसरिप्रेजेंटेशन का केस है, फ्रॉड का केस है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है, ठीक है, विलफुल डिफॉल्ट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, या कोई भी ऐसा केस जहाँ पे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, and such are exemplified in the forms of aforesaid particulars with dates and items if necessary. वहाँ बताना है पर्टिकुलर आइटम के क्या घटनाक्रम हुआ, किस वस्तु के साथ हुआ, किस टाइम पे हुआ, ठीक है, यानी किसी भी घटनाक्रम को बहुत अच्छे विस्तार में उसके पर्टिकुलर्स के साथ बताना, एंड दैट शैल बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग, वो प्लीडिंग में आपको बताना पड़ेगा। तो रूल 4 आपको क्लियर हो गया होगा। रूल 6 पे चलते हैं। रूल 5 आप बोलेंगे यहाँ पे नहीं है। देखिए रूल 5 था पहले फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर, इसे 1999 में जो अमेंडमेंट हुआ था एक्ट नंबर 46 ऑफ 1999, उसमें रिपेल कर दिया गया था। और ये कब से हुआ था एप्लीकेबल आपका, ये 1 जुलाई 2002 से आपका एप्लीकेबल हुआ था। ये याद रखिए आप, मेरा पुराना वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बेसिक्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें आपको पता लगेंगी सारी चीज़ें कि कैसे कैसे अमेंडमेंट कब कब हुए और कब कब आपके एप्लीकेबल हुए हैं। आप किसी भी पुराने वीडियो को मिस ना करें, सीरीज में सभी वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आपको, क्योंकि सारे देखिए, अगर आप कोई बीच से ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो यू हैव टू मग अप द थिंग्स, लेकिन जब आप शुरू से वीडियोज़ को देखते हैं तो दैट विल क्रिएट अ इंटरलिंक ऑफ ऑल द ऑर्डर्स विद ईच अदर, ठीक है, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अभी आगे चलते हैं। रूल 6, कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है, एक हिंदी में कहावत होती है कि ना नौ मन तेल रहेगा ना राधा नाचेगी, देसी सी कहावत है, कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे है कंडीशन प्रेसिडेंट कि मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी जाती हैं कहीं पे, शर्त जिसको लगाना हम बोलते हैं, कॉलेज टाइम में बहुत लोग लगाते हैं कि चल भाई शर्त लगी, आप कैंटीन में ये खिलाओगे, वो हार गए तो वो, इस टाइप से होता है ना, काफ़ी कॉलेजेस में तो बहुत होता है ये। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और अकरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज प्लीडिंग। अगर ऐसा कुछ है जहां आपने किसी चीज़ के बारे में कंडीशन लगाई थी कि भाई ऐसा होगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऐसा होगा तो ही ये काम आपके लिए करूंगा, तो उसको स्पेसिफाई करना है। ये किसके द्वारा, प्लेंटिव भी कर सकता है और डिफेंडेंट दोनों, क्योंकि भाई प्लीडिंग तो दोनों में आती है ना, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आते हैं, एज द केस में बी, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all condition precedent necessary for the case of plaintiff or dependent shall be implied in his pleading। ये यहाँ पे यही कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उस कंडीशन के अंडर में रहते हुए उन कंडीशंस को या तो कंप्लीट करता है, ठीक है, या नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में उसका जो भी अभिवचन होगा उसको आपको अपनी प्लीडिंग्स में बताना है, ठीक है। अगर किसी भी कार्य को करने के लिए कोई शर्त थी, कोई कंडीशन थी, तो उस कंडीशन का जिक्र यहाँ पे होना चाहिए। रूल 7, डिपार्चर। अब आप यहाँ बोलेंगे कि ये डिपार्चर क्या हो गया, डिपार्चर तो आपके एयरपोर्ट पर होते हैं, फ्लाइट का डिपार्चर टाइम हो गया, ट्रेन डिपार्चर का टाइम नहीं, ये वो वाला डिपार्चर नहीं। डिपार्चर का मतलब है यहाँ पे फेर बदल कर देना। मान लीजिए कोई भी प्लीडिंग, नो प्लीडिंग सेल एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, आपको कोई नया फैक्ट पता लग गया और अभी आप अपनी प्लीडिंग को में चेंज करना चाहते हो, फेर बदल करना चाहते हो, आप कोई नया ग्राउंड रेज करना चाहते हो, कोई नया एलिगेशन लगाना चाहते हो, कोई नया फैक्ट है, हाँ ठीक है, और दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी, ठीक है, तो ऐसी प्लीडिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा कोर्ट, आपके लिए उसके लिए प्रोविजन दिया गया। अब आप बोलोगे तो भैया आप किसी से जस्टिस का आपने अधिकार छीन लिया, अब उसको ठीक है पहले चीज़ पता नहीं थी, अभी पता लगी तो उसको लागू कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको रास्ता दिया गया है बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। जब रूल 17 और 18 हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लीडिंग्स को अमेंड किया जाता है, अमेंडमेंट के क्या प्रोसीजर्स दिए गए हैं, कैसे अपनी प्लीडिंग को अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ नॉर्मल फेरबदल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई इनकंसिस्टेंट फैक्ट आप लेकर आ गए और आप बोलोगे कि हम इसको मेरी प्लीडिंग में डाल दो, तो ऐसे नहीं डाला जाएगा। नो प्लीडिंग सेल एक्सेप्ट, कोई प्लीडिंग नहीं रही, एक्सेप्शन दिया है उसने बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, तब तक नया ग्राउंड किसी क्लेम का या एलिगेशन का तब तक नहीं लेगी वो, या तो कैसे ले सकती है, बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। तो ये आपका रूल 7 हो गया।
रूल 8 बात करता है डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन हैविंग एनी प्लीडिंग, a bare denial of the same by the opposite party shall be constituted only as denial in the fact of the express contract alleged or of the matters of the fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency of the law of such contract. अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी के बीच में, और जो प्लीडिंग में, ठीक है, खाली डिनाइल कर दिया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, किसके द्वारा? अपोजिट पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो उसे खाली डिनाइल इन फैक्ट माना जाएगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी आपकी कानूनी प्रक्रिया लागू होती है, कोई लीगलिटी है उसकी, ठीक है, और सफिशियंसी इन द लॉ ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट कुछ है, तो वो खत्म नहीं होती है उसकी। आपने वो डिनाई नहीं किया है, आपने सिर्फ एक फैक्ट को डिनाई किया है, ठीक है। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट पावर प्लेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि कैसे स्पेसिफिकली आपको डिनाइल करना होता है, किस तरह से आपको जो एलिगेशन लगाने होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं रूल 9 की। रूल 9 यह बात कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, जो डॉक्यूमेंट आप उसमें देंगे उनका क्या होगा, किसी डॉक्यूमेंट का क्या इफेक्ट होता है जो आप प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में अपनी प्लीडिंग्स में स्टेट करते हैं। Wherever the contents of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible. Briefly देना है अगर किसी की डॉक्यूमेंट का ऐसे लगता है अपनी प्लीडिंग्स में, without setting out the whole or any part thereof, unless the precise word of the document or any part thereof are material. सब कुछ कच्चा डेटा देने की जरूरत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आप उसमें रिलाई करते हैं जिसपे, आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में सिर्फ ब्रीफली बता दीजिए, जब तक कि कोई बहुत ही ऐसा ना हो डॉक्यूमेंट का कि भाई बहुत मटेरियल सारे अगर उसके वर्ड्स हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आप उसके बारे में सिर्फ इंटीमेशन दे दें कि ये डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ। आप जनरली प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्लेंट में आप देखेंगे एनेक्सर सो एंड सो, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, इस तरह से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अभी आ जाइए आप रूल 10 के ऊपर, मेलाइज नॉलेज एटसेट्रा, ठीक है। when wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which same is to be inferred. ये क्या कह रहा है? ये यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसी कंडीशंस जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, कि जो वो है, इसका सिर्फ कहना ही सफिशिएंट होगा कि उसने ऐसा किया है। अब वो किस वजह से किया हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जिस वजह सर्कमस्टांसिस की वजह से आया उसकी वजह से नहीं बताना है, ये हमारे लिए मेटेरियल फैक्ट होगा कि भाई उसमें फ्रॉड था, उसको नॉलेज थी उस एक्ट की, ठीक है, उसको अंदर विद्वेष कपटपूर्ण आशय उसका था, वहां पे कपटता के साथ उसने किया है, यही एक मेटेरियल फैक्ट होगा वहां। रूल 11 बात करता है नोटिस की। नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूचना, यानी कि सूचना देना। उसको नोटिस दे दिया मैंने, उसको नोटिस भेज दिया मैंने। क्या होता है नोटिस? कहीं लीगल नोटिस भेजते हैं, कभी हम नॉर्मल नोटिस भेज देते हैं। तो नोटिस वही होता है कि सामने वाले को सूचना दे दी कि भाई ऐसा ऐसा है, या तो तुम्हें बुलाने के लिए भेजा जा सकता है, और उसके लिए भेजा, अगर बुलाने के लिए भेजा तो उसको सम्मन बोलते हैं। सम्मन भी एक तरह से नोटिस ही है कोर्ट का। और अगर अब आपने सम्मन वाला वीडियो नहीं देखा तो इसे जरूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर 5 सम्मन्स टू द डिफेंडेंट, ठीक है। उसे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीपीसी में वो, तो उसे भी देखना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। Wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or the precise term of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material. देखिए, कुछ जगह पे क्या होता है, आप जब सेक्शन 80 पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड का, तो वहाँ पे 60 डेज बिफोर अगर आप किसी पब्लिक अफसर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस लेकर आते हैं, तो आपको उसको नोटिस देना होता है बिफोर 60 डेज। 60 दिन का टाइम दिया गया है। 60 दिन में अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, आपके नोटिस का जवाब नहीं देता है, आपका एक्शन कंप्लीट नहीं करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कोर्ट में चले गए तो कोर्ट आपको क्या बोलेगा कि भाई नोटिस दिया कि नहीं दिया। तो यहाँ पे ये मटेरियल होगा कि सर मैंने उसको नोटिस दे दिया है, ये भी आप उसमें बताएंगे
कि इसको नोटिस दिया जा चुका था, ये चीज़ भी अपनी प्लीडिंग में आपको बतानी है कि आपने नोटिस दिया था कि नहीं दिया था। अगर आप नोटिस नहीं दिया तो कोर्ट आपका प्लेंट को रिटर्न कर देगा और बोलेगा पहले आप उसको नोटिस दीजिए। ये प्रोविज़न है एज पर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, उसके बाद ही आपका मुकदमा आगे चालू हो सकता है। अभी आ जाइए रूल 12 पे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वेर एवर वेन एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्सन इज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेटर्स और द कन्वर्सेशन। देखिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मुझे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने आपके साथ कुछ पत्राचार किया, मैंने आपको कोई लेटर्स भेजे, कुछ कॉरस्पॉन्डेंस हुआ हम लोगों के बीच में, कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई हमारी फ़ोन पे कि ऐसा करेंगे वैसा होगा। ठीक है, और द नंबर ऑफ सर्कमस्टांसिस बनी, तो ये उसी में इतना ज़्यादा पर्याप्त होता है इस बात का आरोप करने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसे रिलेशंस की वजह से आया था, और जो वो पत्राचार था, जो वो कन्वर्सेशन थी, जो हम दोनों के बीच में लेन देन की बातें थी, जो सर्कमस्टांसिस थी, वो एक फैक्ट के तौर पे मानी जाएंगी। ठीक है, और ऐसे लेटर्स, वो कन्वर्सेशंस और वो सर्कमस्टांसिस, ठीक है, उनको विदाउट सेटिंग इन डिटेल्स, उनको डिटेल्स में देने की जरूरत नहीं है। एंड इफ इन सच केस द पर्सन सो प्लीडिंग डिजायर्स टू रिलाई इन द अल्टरनेटिव अपॉन मोर कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलेशंस देन वन एज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम सच सर्कमस्टांसिस ही मे स्टेट द सेम इन द अल्टरनेटिव। अगर किसी दूसरी चीज़ पे उसको रिलायबिलिटी है तो वो इन चीज़ों को दे सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ये इस तरह से हम दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी, कॉरस्पॉन्डेंस हुआ था, इनकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बट इनको मेंशन करेगा। देखिए, रूल 3 से 13 तक आपको यही बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, कौन कौन से पर्टिकुलर्स देंगे, यानी क्या क्या अपनी प्लीडिंग्स में लिखेंगे आप। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो दिया जाएगा और उसे एक मटेरियल फैक्ट भी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की उपधारणाएं। अब कानून की उपधारणा यहाँ पे क्या क्या होंगी। नाइदर पार्टी नीड एनी प्लीडिंग अलग एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ परज्यूम्स इन हिज फेवर। मान लीजिए कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे कानून मानता है कि ये आपका हक बनता है, कानूनी तौर पर ही आपका है, उसको आपको उसमें आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत है। कानून उनको ऑलरेडी कानून की दृष्टि से वो चीज आपके हक में होनी चाहिए। एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड अनलेस द सेम हैज फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड। और अगर दूसरी पार्टी उसको डिनाई करते तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं जनाब, इसके आपको इसको नहीं मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरेशन फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज where the plaintiff sues only on the bill, not the consideration as a substantive ground of claim। ठीक है, मान लीजिए जहां पे कोई प्लेंटिफ है, वो जो आपके प्लेंट के जो आधार होंगे, वो जो विमिना पत्र रहता है, ठीक है, उसके सिर्फ किसके लिए, उसके बिल के ऊपर वो लेकर आता है, केस फाइल करता है, उसको इस तरह से सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ द क्लेम के तौर पे उसे कंसीडर नहीं करता है। यानी कि जो चीज़ें कानूनी दृष्टि से आपके फेवर में होनी चाहिए, उनके उनको एलाइज करने की जरूरत नहीं है किसी प्लीडिंग में, किसी भी पार्टी को। वो कानून को पहले से पता है, कानून की दृष्टि में वो चीज़ें सही या गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा रूल 1 से लेकर रूल 13 तक। नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि उसी में प्लीडिंग्स का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं सही से कहूँ तो सेकंड पार्ट इसका मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस फर्स्ट पार्ट। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, मैंने जो ये स्लाइड्स बनाई, अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो जैसे ही मेरी वीडियो पे 500 लाइक हो जाते हैं, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और आप आफ्टर 500 लाइक्स यू कैन टेक द पीडीएफ एंड यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दिस सेम विद एक्सप्लेनेशन। और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं इसके, अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आज मैं छोटी सी कंडीशन रख रहा हूँ, हमने रूल 6 में पढ़ा था कंडीशन प्रेसिडेंट, तो वहाँ से मेरे दिमाग में भी आया कि कंडीशन रखते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, बिकॉज देर इज एज पर मी देर इज नो नॉलेज विदाउट लीगल नॉलेज। कानून का ज्ञान ही आपको जीवन में बढ़ावा देता है। आज के लिए इतना ही। गुड डे।